चाइल्ड रेस 1980s टेक्सास में बसा एक छोटा सा शहर जहाँ की जनसंख्या 6000 के पास थी। कम अपराध दर के कारण यह शहर सुरक्षित थी। इसी शहर के निवासी जिमी रोलैंड दूसरी पत्नी ब्रेंडा रोलैंड के साथ रहता था। जिमी रेलवे में हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर था। उनका बेटा टेट रोलैंड किशोरावस्था से गुजर रहा था। भीड़ को उत्तेजित करने के लिए वह काफ़ी मशहूर था। बियर पीकर अपने नीली रंग की फोर्ड ट्रक को अंधाधुंध चलाने की वजह से वह पुलिस की नज़र में बदनाम था। वह अक्सर कैरन हैकलर के साथ दिखता। दोनों तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे का पीछा करते रहते। कैरन उसकी गर्लफ्रेंड थी। साधारण जोड़ी की तरह ही दोनों में झगड़ा होता रहता था। रोलैंड और हैकलर परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। टेट के पिता ने उसे हिदायत दी थी कि वह कैरन से दूरी बना ले। कैरन टेट से 5 साल बड़ी थी। हैकलर परिवार ने भी लगातार पुलिस से शिकायत की थी। जब भी कैरन टेट से ब्रेकअप की बात करती तो टेट उसे परेशान करता। टेट पर चोरी के भी आरोप लगाए गए थे। कैरन के भाई केविन ने टेट को उसकी बहन से दूर रहने को कहा। तब टेट ने केविन को मारने की कोशिश की थी। अंततः यह मामला ग्रैंड जूरी तक गया। पुख्ता सबूत न होने की वजह से किसी को भी दोषी न ठहराया गया। कैरन एल्सप्स कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी। कुछ दिन बाद टेट वहां आया और पिछली बातों को लेकर कैरन का गला घोटने लगा। टेट को गिरफ्तार करके ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया गया, पर पुख्ता सबूत न होने के कारण अपराध साबित न हुआ। कोर्ट के बाहर जज ने कैरन और टेट को गले लगते हुए देखा। मामले को रफा दफा किया गया। टेट इन सब के कारण परेशान हो चुका था। मन बहलाने के लिए वह रिश्तेदारों से मिलने लुइजियाना चला गया। इसी बीच चाइल्ड रेस के ही नौजवान से कैरन की शादी हो गई। टेट जब वापस लौटा तब उसे यह खबर मिली। वह फौरन कैरन से मिलने के लिए चला गया। वह फिर से पुराने संबंध बनाना चाहता था, पर वह जानता था कि यह मुमकिन नहीं है। वह पुराने दोस्तों के साथ वापस मिलने लगा। चैड जॉनस्टन इन्हीं दोस्तों में से एक था, पर उसकी शख्सियत टेट से बिल्कुल विपरीत थी। चैड शहर में नया था और शांत स्वभाव होने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। टेट के साथ उसे मज़ा आता था, इसलिए चैड ने उससे दोस्ती की थी। टेट दोस्तों के साथ बियर पीता और कभी कभार कैरन को लेकर दुखी हो जाता। 26 जुलाई 1988। आज टेट को वुमेन्स लीग सॉफ्टबॉल गेम का कोच बनना था। मैच शाम में थी, लेकिन मैच में जाने के बजाय वह यूनाइटेड सुपरमार्केट चला गया और 12 बियर कैंस ले आया। रास्ते में से चैड को भी साथ ले चला। दोनों बियर लेकर टेट के घर के पास के झुरमुट में चले गए। हॉर्स एप्पल ट्री के नीचे दोनों ने बियर पीना चालू किया। शाम 6 बजे चैड टेट के माता पिता के पास गया और उनसे बोला टेट ने आत्महत्या कर ली है। टेट की माँ ब्रेंडा ने देखा कि चैड के चेहरे पर चिंता के कोई भाव न थे। तीनों घटनास्थल पर पहुंचे। टेट का शरीर हॉर्स एप्पल ट्री पर लटक रहा था। जिमी ने फंदे को काटा और शव को नीचे उतारा। शेरिफ क्लाउड लेन घटनास्थल पर पहुंचे। क्लाउड ने चैड से पूछताछ की। चैड ने बताया। टेट बियर पीने के बाद हॉर्स एप्पल ट्री पर रस्सी बांधने लगा। चैड ने पूछा तो टेट ने जवाब दिया कि वह आत्महत्या करना चाहता है। चैड को लगा टेट मजाक कर रहा है। वह बियर कैंस फेंकने के लिए झाड़ियों के पीछे गया। वापस लौटने पर उसने देखा टेट फंदे से लटक कर मर चुका है। शेरिफ इस बयान से सहमत नहीं था। टेट के गले पर रस्सी के 2 निशान थे, एक कंठ के ऊपरी ओर और दूसरा नीचे की ओर। जब कोई फांसी लगाता है तो निशान कंठ के ऊपर की ओर होता है। इसका मतलब है कि उसका गला घोटा गया है। शेरिफ ने चैड को फिर से बुलवाया। इस बार चैड ने अलग ही बयान दिया। टेट ने 2 बार फांसी लगाने की कोशिश की थी। पहली बार असफल होने के कारण दोनों टेट के घर से रस्सी लेकर आए। वापस आकर टेट ने कार के ऊपर खड़े होकर रस्सी बांधी और फांसी लगा ली। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसने भी देखा था कि 2 लड़के उस पेड़ के नीचे आए, थोड़ी देर रुके, फिर कहीं गए और वापस लौट आए। उसने सोचा शायद कुछ लेने ही गए होंगे। कुछ दिन बाद शेरिफ ने फिर से चैड को बुलवाया। इस बार चैड ने तीसरा बयान दिया। टेट ने पेड़ पर रस्सी बांधी और उस पर झूलने लगा। शौच करने के लिए चैड पीछे गया। वापस लौटा तो देखा टेट ने आत्महत्या कर ली है। चैड ने हर बार अलग अलग बयान इसलिए दिया था क्योंकि वह परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। मौत के वक्त वो उसके साथ था, फिर भी वह टेट को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाया।
उसका मानना था कि कैरन की वजह से उसने आत्महत्या की है। शरीफ ने भी तय किया कि यह आत्महत्या है और तहकीकात बंद कर दी। केस की सुनवाई में काउंटी जज ने भी ऑटोप्सी की ज़रूरत नहीं समझी। शरीर को दफनाने के लिए कहा गया। अगर चैड ने सही बयान दिया होता, अगर क्लाउड ने और तहकीकात की होती, अगर जज ने ऑटोप्सी खारिज न की होती, तो उस वक्त ही पता चल जाता कि यह सोची समझी हत्या थी या आत्महत्या। टेट को दफनाने के बाद कई तरह की अफवाहें सुनने को आई। हाई स्कूल स्टूडेंट्स में चर्चा होने लगी कि टेट सैटेनिक कल्ट का सदस्य था। कैरन हैकलर ने टेट को कल्ट का सदस्य बनाया था। कल्ट ने टेट को पीले बालों और नीली आंखों वाली बच्ची की बलि चढ़ाने को कहा था। बच्ची सिर्फ वही होनी चाहिए जिससे उसका खून का रिश्ता हो। टेट की बहन टेरी ट्रॉस्पर की 4 बेटियां थीं। टेट ऐसी विभत्स काम नहीं करना चाहता था। उसने टेरी को चेताया कि वो अपनी बच्चियों का खास ध्यान रखे। इन्हीं अफवाहों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे लगा बलि वाली अफवाहें सच है। स्कूल के पार्किंग लॉट पर अपरिचित लोग वैन्स में दिखने लगे। छुट्टी के वक्त ही वे यहाँ आते। कई दिनों तक यह सिलसिला चला। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डेविड मैकॉय ने पुष्टि की कि अपहरण की कोई केसेस नहीं आए हैं। रोलैंड परिवार को भी कल्ट संबंधित फ़ोन आने लगे। टेट के कब्र के पास कई बार लोगों को देखा गया। एक दिन पुलिस कब्रिस्तान के पास से पार हो रही थी। उन्होंने देखा कोई उसके कब्र के पास खड़ा है। अंदर आकर उन्होंने देखा कोई टेट के कब्र पर थूक कर चला गया है। हर दिन ऐसी घटनाएं घटती। उसके कब्र पर कभी जलती हुई क्रॉस दिखती तो कभी किसी जानवर का शव मिलता। टेट की मृत्यु के बाद सैटेनिक कल्ट की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई और आने वाले समय में कई जानवरों के विकृत शव मिले। हाई स्कूल के एक छात्र ने पुलिस को सूचित किया कि उसने जानवर का शव देखा है। पुलिस उसके साथ चल पड़ी। घटनास्थल हॉर्स एप्पल ट्री से कुछ दूर ही था। घटनास्थल पर एक जानवर की खोपड़ी गड़ी हुई थी। चारों ओर लकड़ी से इस जगह को घेरा गया था और बीच में गोल पत्थर थे। यह एल्टर थी जिस पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। कुछ महीने बीते और फिर हैलोवीन आई। उस वक्त यह अफवाह फैली हुई थी कि कल्ट के लोग रिचुअल के लिए टेट की कब्र खोदकर उसके शरीर के कानी, उंगली और कॉलर बोन निकालेंगे। 8 टीनेजर्स ने इस अफवाह को सुनकर तय किया कि मज़े के लिए वे यह सब देखने जाएंगे। सभी एक पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना हो गए। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उन्हें लगा कोई धुन बज रही है। गाड़ी रोककर उन्होंने आवाज़ सुनने की कोशिश की, पर तभी टेट की कब्र पर कई कार्स की हेडलाइट पड़ी। सभी डर गए और तुरंत उन्होंने गाड़ी मोड़ी। कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे पर शैतानी चिन्ह बनी हुई थी, जिसे देखकर 8 काफ़ी डर गए। एक कार उनका पीछा करने लगी। वो समझ गए थे कि ये कार उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो कोर्ट की ओर रवाना हो गए। कोर्ट पहुंचकर ही उनसे पीछा छूटा। द डेविल्स डेन। इसी शहर के निवासी 44 वर्षीय फ्रैंक विल्क्स अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उनके 2 बेटे कई बार जेल जा चुके थे। सभी को आशंका थी कि वे सैटेनिक कल्ट में हैं। उनके घर पर द डेविल्स डेन लिखा हुआ पाया गया था। नशे में फ्रैंक के बेटे रे और डैनविल विल्क्स ने भी कहा था कि वे कल्ट से हैं। टेट की बहन टेरी ट्रॉस्पर अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो टेट के हत्यारे को खोज कर रहेगी। उसे विश्वास था कि टेट आत्महत्या कर ही नहीं सकता। खूनी को खोजने के लिए वह अपने पति और बेटियों से भी अलग हो चुकी थी। चारों बेटियां अपने पिता के देखरेख में थी। निराशा से उभरने के लिए टेरी शराब पीने लगी और पार्टीज करने लगी। इसी तरह उसकी मुलाकात एक्स बॉयफ्रेंड रिकी ब्रैडफर्ड से हुई। रिकी ब्रैडफर्ड और डार्विन विल्क्स दोस्त थे। उस वक्त डार्विन उसके साथ था। उसने सुझाव दिया कि सब उसके घर चले पार्टी करने के लिए। डार्विन के पिता फ्रैंक पुलिस से मारपीट करने के कारण जेल में थे। टेरी, रिकी और डार्विन अन्य दोस्तों के साथ डेविल्स डेन पहुंचे। देर रात तक पार्टी हुई। रिकी और टेरी सोने के लिए बेडरूम गए, लेकिन कुछ देर बाद टेरी लिविंग रूम गई और चक्कर खाकर गिर गई। रिकी ने वापस उसे बेडरूम लाया और सो गया। अगली सुबह रिकी ने पाया कि टेरी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। वह मर चुकी थी। शरीर को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया।
डॉक्टर राल्फ अमन, जिस पर 2 बार शरीर से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि टेरी की मौत श्वास अवरोधन के कारण हुई थी। टेरी की ब्लड अल्कोहल लेवल उस वक्त 0.23 पाई गई, जो कि सामान्य से दुगनी थी, पर अपने ही उल्टी से श्वास अवरोध होने वाली बात अजीब है। रिकी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि टेरी अपने पारिवारिक परिस्थितियों से काफ़ी परेशान थी। उसने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, पर इस बार वो सफल हो गई। रोलैंड परिवार ने शेरिफ क्लाउडलैंड से कई बार दरख्वास्त किया कि वे टेट के केस पर और तहकीकात करें, पर क्लाउड इसी बात पर अड़ा रहा कि यह सुसाइड है और तहकीकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्लाउड को चरस तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उसकी जगह चाइल्ड्रेस के निवासी रीस बोवेन्स को शेरिफ और केविन ओवरस्ट्रीट को डेप्यूटी नियुक्त किया गया। बोवेन और ओवरस्ट्रीट ने केस को रीओपन किया। कुछ हफ्तों के बाद केस को नई मोड़ मिली। डार्विन विल्क्स ने घर में मौजूद एलाविल की 25 से 30 गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। एलाविल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, जिसका प्रयोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम करने के लिए किया जाता है, पर अत्यधिक मात्रा में ली जाए तो सुस्ती, बेहोशी और कभी कभी मौत भी आ सकती है। डार्विन ने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं यह बात जानता हूँ जो पुलिस नहीं जानती। मैं जानता हूँ टेरी को किसने मारा। मैं अब और नहीं जी सकता। होश आने पर पूछताछ की गई। उसने साफ इनकार किया। ना ही उसने लेटर लिखा था और ना ही उसे खूनी के बारे में पता था। शेरिफ उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने को कहते, पर तब तक वह डैलस रवाना हो चुका था। केस के सिलसिले में शेरिफ अमेरिल्लो के फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से मिले, उनसे मदद मांगी और टेट के फोटोज दिखाए। डॉक्टर स्पार्क्स वीजी ने गले पर 2 निशान को देखकर कहा कि ऑटोप्सी अगर उस वक्त मैं करता तो बता देता कि पहले गला घोटी गई है या फंदे पर लटकाया गया है। 27 जुलाई 1991। कई प्रेस और न्यूज़ चैनल्स वाले कब्रिस्तान पर मौजूद थे। लाइव प्रसारण चालू था और लोग टीवी में टेट के शव को दोबारा देखने वाले थे। टेट के शव निकाले गए। लाइव कवरेज खत्म होने के बाद अफवाहें फिर से फैल उठी कि यह हत्या शैतान को बलि देने के लिए की गई थी। न्यूज़ में भी कल्ट संबंधी घटनाएं दिखा जाने लगी। सैटेनिक कल्ट की गतिविधियां और भी बढ़ गई। टेट की कैस्केट एयर टाइट नहीं थी, इसलिए उसका शरीर काफ़ी खराब अवस्था में था। डॉक्टर वीजी ने फिर भी ऑटोप्सी की और कुछ दिन के बाद नतीजे सामने आए। टेट के शरीर में एलाविल मौजूद थी। केस को दोबारा कोर्ट में लाया गया। यह कहा नहीं जा सकता था यह आत्महत्या थी या हत्या। गवाही देने के लिए सभी को बुलाया गया, पर डार्विन, रिकी और चैड गवाही देने के लिए नहीं आए। रिकी घर पर ही था, पर डार्विन डैलस में और चैड लबॉक में था। ग्रैंड जूरी ने तय किया कि टेरी के शव की फिर से ऑटोप्सी की जाए। डॉक्टर वीजी पहले ऑटोप्सी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। उल्टी से मौत होना अजीब है। 1991 हैलोवीन से पहले ऑटोप्सी के नतीजे आए। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी अंदरूनी जांघों पर आंतरिक चोट और मुंह पर खुरच के निशान भी थे। मौत श्वास अवरोध नहीं, दम घुटकर मारने के कारण हुई थी। डेविड मैकॉय ने प्रेस को बताया, 1 से ज़्यादा लोग इस हत्या में शामिल थे। एक ने बलपूर्वक उसे दबा कर रखा और दूसरे ने गला घोटा। टेरी के शरीर से भी एलाविल पाई गई थी। किसी ने उसके ड्रिंक्स में इसे मिलाया होगा और यही कारण रहा होगा कि वो क्यों नहीं भाग पाई। कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। चैड ने लबॉक से आकर यही बयान दिया कि टेट ने सुसाइड की है और इसकी वजह उसकी गर्लफ्रेंड कैरन है। केस को फिर से बंद किया गया। मार्च में फ्रैंक और डार्विन शेरिफ के पास पहुंचे। आने पर उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। पिछली रात फ्रैंक और डार्विन बारबेक्यू कर रहे थे। रिकी ब्रैडफोर्ड भी मौजूद था। फ्रैंक और डार्विन टेरी की मौत पर बातचीत कर रहे थे। यह सुनकर रिकी आग बबूला हो गया और गुस्से से कहा कि उसने ही हत्या की है टेरी की। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी पुलिस को खबर दी तो दोनों को मारकर इसी घर में जला दूंगा। शेरिफ ने रिकी को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए गिरफ्तार किया। रिकी ने अपने बचाव में कहा कि $1000 इनाम में पाने के लिए डार्विन ने उसके खिलाफ झूठ कहा है। डार्विन के डलास जाने से पहले शेरिफ चाहते थे कि डार्विन लाई डिटेक्टर टेस्ट ले। डैलस से आने के बाद डार्विन टेस्ट देकर पास भी हो चुका था। रिकी की गिरफ्तारी के बाद उसे पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए भी कहा गया। डार्विन उसमें भी पास हो गया।
और उसे $1000 इनाम में भी मिल गया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डेविड मैकॉय के पास पुख्ता सबूत न थे जिससे साबित हो कि रिकी ही हत्यारा है। ऑटोप्सी से भी कोई ठोस सबूत ना मिली, गवाही देने वाले भी कोई न थे। डेविड को अंदेशा था कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी। डेविड आराम से घर पर था, लेकिन रात में उसके घर में आग लग गई। फायर मार्शल ने वक्त पर आकर आग बुझा दी और बताया कि यह महज एक हादसा थी। डेविड को कुछ हुआ तो नहीं, पर वे समझ गए थे कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है, जो एक हादसा लगा। अगले दिन कोर्ट में पेशी हुई। डेविड का अनुमान सही साबित हुआ और रिकी को छोड़ दिया गया। केस को हमेशा के लिए बंद किया गया। जिमी और ब्रेंडा के 6 संतान थे और उनमें से 4 वो खो चुके थे। बचपन में एक की मौत और कार एक्सीडेंट में दूसरी संतान खोने पर वे दुखी थे। टेट और टेरी को खोने के बाद वे टूट चुके थे। असम्पशन। कैरन हैकलर टेट की गर्लफ्रेंड थी। उसने टेट को कल्ट का मेंबर बनाया। रिचुअल के लिए टेट को कहा गया, पर वह अपने बहन की बेटियों की बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। उसने मना कर दिया। कल्ट के लोग ऐसे किसी को नहीं छोड़ते थे। कल्ट वाले चैड के पास गए। चैड अकेला और शांत स्वभाव का था। उस पर दबाव डाला गया और एक छोटा सा काम करने को कहा गया। टेट के ड्रिंक्स में चैड ने एलाविल मिलाई। टेट ने उसे पिया और बेहोश हो गया। कल्ट वाले आए और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इन सब के दौरान चैड वही था। मरने के बाद टेट को फंदे पर लटकाया ताकि लगे कि यह आत्महत्या है। चैड टेट के माता पिता के पास गया और आत्महत्या की खबर दी। टेट की मां ब्रेंडा ने देखा चैड के चेहरे पर चिंता के कोई भाव न थे। पुलिस तहकीकात भी ठीक से नहीं हुई। शरीफ क्लाउडलैंड भी कल्ट में थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कहकर केस बंद करा दिया। टेरी अपने भाई के मौत के बाद से ये सबूत जुटाने में जुट गई थी। उसने अपने पति और बेटियों को भी छोड़ दिया था। वह रिकी और डार्विन विल्क्स के साथ भी घूमने लगी। विल्क्स फैमिली का घर, जो द डेविल्स डेन के नाम से मशहूर था, वहां जाने से पहले टेरी कल्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। वहीं उसकी हत्या हुई। उसे भी एलाविल खिलाई गई और बेहोशी की हालत में गला घोंट दी गई। लेकिन यह सब तो मेरा मानना है। यह 100% गलत भी हो सकती है, पर कोर्ट, शरीफ, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट अपना काम ठीक से करते तो टेरी आज शायद जिंदा होती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती।